नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फॉरेस्ट रेंजर जो CGPSC का एग्ज़ाम आ चुका है उसके बारे में, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी एज लिमिट होने वाली है और पूरा सिलेबस को डिस्कस किया था मैंने। आज के इस वीडियो में हम स्टडी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा और कुछ बुक्स भी आपको बताने वाला हूँ। पहले आज जो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ जो इसका सिलेबस है, जो सेकंड पेपर की बात करेंगे हम। जो सेकंड पेपर का जो हमारा सिलेबस है वो क्या CGPSC पूरा मेंस का सिलेबस है, ठीक है। उसमें क्या कृषि अगर उसको हम छोड़ दिया जाए, कृषि और वानिकी को छोड़ दिया जाए तो पूरा क्या है वो लगभग मेंस का ही सिलेबस है ना। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे हम फिजिक्स का जो सिलेबस रहने वाला है हमारा उसको देखेंगे। जो फिजिक्स के सिलेबस में आप देखिए, आज जो फिजिक्स का सिलेबस जो हम देखने वाले हैं वो है प्रकाश, ठीक है। क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश देखिए, इसमें ऊपर का मैं टॉपिक अभी छोड़ रहा हूँ ऊर्जा के स्रोत वाला, ठीक है। अभी देखना, देखो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन और समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना करना। तो आज हम थोड़े से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपको पूरा जो वीडियो आपको मिलेगा पूरा 10th की बुक में आपको मिलेगा। 10th की कौन सी बुक? पुरानी जो CBSE की बुक आती थी, CBSE नहीं सॉरी CG बोर्ड की जो बुक आती थी पुरानी। अभी तो सिलेबस काफ़ी कुछ चेंज हो गया, उसमें क्या है ये पूरा वहीं का सिलेबस जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो पहला ही आपका प्रकाश था उसमें लिखा था प्रकाश की प्रकृति। तो देखो पहली चीज़ इसमें जो बुक्स में दी गई हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए। पहला देखिए, इसमें बुक्स में आपको बता रहा हूँ, भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, गुण एवं प्रतिबिंबों का बनने का अध्ययन किया जाता है, यह प्रकाश की कहलाती है, ठीक है। ऑप्टिक्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या, प्रकाश की प्रकृति आपको सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया था, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं आगे। देखो ये जो सिलेबस आपको दिया हुआ है ये पूरा मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताते हुए चलूँगा। और हमको बेसिकली क्या करना है, पूरा तो पहले मेंस की तैयारी करनी ही है। तो देखिए इसमें पहला है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे माध्यम दो विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। पहला विधि है पदार्थों के स्थानांतरण के माध्यम से, ठीक है, द बाय ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो इसी को क्या कहते हैं, कण प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश की कण प्रकृति इसी को कहा जाता है। दूसरा है माध्यम में तरंगों के द्वारा, बाय वेव्स इन अ मीडियम। मतलब प्रकाश जो है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं में क्या है, जो प्रकाश की जो कण प्रकृति है वो उभर के आती है और आपको दिखाई पड़ेगी, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि प्रकाश क्या है, एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, सीधी रेखा में चलना हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सभी क्या है आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत की, प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है उसको बताते हैं। कौन कौन से मैं बोला, आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण का मतलब होता है पोलराइजेशन, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा उसको, या लास्ट में जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और प्रकाश का जो कण सिद्धांत है, ठीक है, उसमें जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो गया, क्रॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या प्रकाश का कण सिद्धांत के अंतर्गत, फोटोन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देखिए काम की बात जो है आपकी वो है, पहला देखिए न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत, न्यूटन कर्पस्कुलर जो थ्योरी है वो भी देखिए, मतलब न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। दूसरा देखिए हाइगन्स का सिद्धांत, हाइगन्स ने क्या दिया था, तरंग का सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन ने जो इसका जो कर्णिका सिद्धांत है उसमें बताया था कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बनता है। न्यूटन ने ही बताया था प्रकाश क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये जो सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया था इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत। मैंने क्या बताया, न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश है सभी रंगों से, जो श्वेत प्रकाश है वो सभी रंगों से मिलकर बना होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। जब सेकंड देखिए हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत क्या बोलता है, प्रकाश तरंग सिद्धांत इसने दिया था, प्रकाश क्या है, तरंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसकी बात क्या देखिए, प्लांक एवं आइंस्टीन के द्वारा क्या है, फोटोन सिद्धांत था, ठीक है। फोटोन सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था, फोटोन सिद्धांत क्या बताया था इन्होंने, जो
प्रकाश जो है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, और ऊर्जा के बंडलों को इन्होंने क्या नाम दे दिया था? फोटोन नाम दे दिया था। किसने दे दिया था? आइंस्टाइन और प्लांक ने। तो ऐसा कहा जाए तो कोई भी जो सिद्धांत है वो प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ होता है, तो इसीलिए कुछ घटनाओं में तरंग भी कहा जाता है और कुछ घटनाओं में प्रकाश को कण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट के वगैरह नाम वगैरह हैं वो थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेंस ने दिया था। और न्यूटन का क्या है? कर्णिका सिद्धांत है। इसके साथ में थोड़ा मैक्सवेल का भी नाम आता है, और क्वांटम में मैक्स प्लांक का भी नाम आता है, उसको भी आपको देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ये पूरा मेंस का सिलेबस है। सीजी बोर्ड की 10th की जो बुक होती है पुरानी वाली, उसमें आपको ये लाइन बाय लाइन मिलने वाला है, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन देखने के लिए आप इसमें मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये सभी सबको पता होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है, तो उसका अधिकतर जो भाग होता है वो एक माध्यम में क्या है? वापस लौट जाता है। बचपन में हम लोग शीशे को लेके जो ऐसे दिखाते थे, और धूप में करने से क्या होता है? दीवार में वो चमकता था। तो क्या होता था? प्रकाश की किरणें आती थी और उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। तो उसी क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए, ये है आपका प्लेन। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये आपका प्लेन है। इसमें क्या है? आपतित किरण। ठीक है, इसको आपतित किरण कहेंगे। और ये यहाँ से परावर्तन होने के बाद क्या है? ये यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से क्या हो रही है? ये वापस आ जा रही है। तो आपतित किरण को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे, आपतित किरण को इंसिडेंस रे कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद जो टकराने के बाद जो वहाँ से जो रे वापस जाएगी उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। परावर्तित जो पृष्ठ होगा, जो प्लेन होगा, जिस बिंदु में आपतित किरण का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पी पॉइंट हो गया, इसे ही कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके ज़्यादा नॉर्मल अभिलंब, ये जो नॉर्मल अभिलंब हो गया इसकी बात कर रहे हैं। पी की जो ये स्टेट दिख रहा है ये है हमारा अभिलंब। आपतन बिंदु पर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत खींचे गई रेखा, ये आपतन बिंदु पी हो गया। इसके जो परपेंडिकुलर जो एन आया हुआ है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। आगे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आई की बात हो रही है। ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, ये आई की बात हो रही है, ये है आई। तो इसे ही क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको एग्जाम में पूछा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच बनाता है? ये आपतित किरण और नॉर्मल एन के बीच क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया जाएगा। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। दूसरा देखिए, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित जो किरण है, ये वाला जो एंगल ऑफ आर दिख रहा है, ये आपका क्या है? परावर्तन कोण है। ये आपके सिलेबस का ही मैं बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो आप क्या है? परावर्तन चीज़ के, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये होता है आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, ये आपतन बिंदु हो गया। और ये एंगल आई हो गया और एंगल आर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ परावर्तन के प्रकार। ये भी आपके सिलेबस में होगा, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए नियमित परावर्तन, दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परिवर्तन कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए, एक नियमित परावर्तन क्या होगा? जब आपका जो सतह होगा वो चिकना और समतल होगा, तो जैसे ही जिस माध्यम से किरणें आएंगी तो क्या होती हैं? वो एक दूसरे क्या होती है? समानांतर चली जाती हैं। फिर ऐसी किरणें आएंगी और समानांतर जाएंगी। लेकिन जब अनियमित परावर्तन होगा, तो जो अनियमित परिवर्तन कैसे होता परावर्तन कैसे होता है? जो आपको जो सतह होगी वो समतल नहीं होगी, वो क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। तो इसमें कोई भी एंगल आएगी, ये इधर पड़ेगी तो क्या इधर जाने वाली है, कोई ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही लौट जाएगी, और कोई ऐसे आएगी तो वो ऐसे जाएगी। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा हौच पौच हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नियमित परावर्तन के लिए इंपॉर्टेंट है चिकना और
समतल सरफेस होना चाहिए। नियमित परावर्तन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अनियमित होता है इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा परावर्तन के नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। परावर्तन के नियम, अगर परावर्तन आपको करना है तो उसके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। यहाँ पे देखो, हमने देखा था एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे है हमारा। ये जो एंगल आई है, ये एंगल आई जो है वो क्या होगा? हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। तो ये है परावर्तन का पहला नियम, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर या एक ही प्लेन पर क्या होते हैं? जिसे क्या होते हैं? ये आपतन बिंदु पर ही होते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसमें लिखा होगा, सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है? एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या है? आपका परावर्तन का नियम है। अगर ऐसा होगा तो ही आपका क्या होगा? परावर्तन होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं, दर्पण और मिरर की बात कर लेते हैं। जो दर्पण होता है, मिरर, व्यवहार में कांच क्या है? एक पृष्ठ, जो कांच का एक तरफ वाला भाग है, उसमें मरकरी मतलब पारा या चांदी की पॉलिश कर देंगे तो क्या होता है? वो परावर्तक सतह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों नाम, ये आपको क्या है? प्री कह रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि किसकी पॉलिश की जाती है। मरकरी या सिल्वर टिन की पॉलिश करके हम क्या बना सकते हैं? किसी भी कांच को जो है वो दर्पण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? संपूर्ण जो प्रकाश होगा उसी माध्यम में परावर्तन कर देगा। दर्पण या परावर्तक सतह वही कहलाएगी। तो दर्पण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है और परवलयाकार दर्पण होता है। इसमें समतल दर्पण का हमारे लिए उपयोग है और गोलीय दर्पण का उपयोग है। परावर्तन जो परवलयाकार जो दर्पण होता है, परावर्तन बोल रहा हूँ, परवलयाकार जो पैराबोलिक जो मिरर होगा उसका यूज़ हमारे पास क्या है? अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। डायग्राम में क्या है? ये जो आपका ये वाला जो दर्पण है ना, कौन सा, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको मैं। ये जो ये वाला दर्पण, ये है समतल दर्पण। ये क्या है? गोली होता है। परावर्ती जो पृष्ठ से गोली हो गए, गोली दर्पण है। और ये जो कर्व है ये थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर होगा, है ना। तो ये क्या है? आपका परवलयाकार दर्पण। इसका उपयोग हमको नहीं है अभी फ़िलहाल, तो बिल्कुल नहीं है। हमको क्या उपयोग है? समतल दर्पण, जो आपके घरों में होता है, आप लोग डेली उसको देखते हैं। और ये क्या है? गोली दर्पण है ना। आगे देखिए, अब क्या करते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं हम, इमेज की रचना करते हैं। इमेज भी क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। इमेज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? वास्तविक इमेज, जिसको रियल इमेज कहा जाता है। और दूसरा क्या है? आभासी इमेज, जिसको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। तो देखिए इसको पढ़िए। वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर एकत्रित होती हैं, मतलब वो आएंगी कांच पे या दर्पण पे टकराएंगी, उसके बाद परावर्तन होगा, और जिस बिंदु पर एकत्र या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वो जब आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगी वही क्या होगा? उसका प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे एक लाइन अच्छी है, देखिए इस लाइन को देखिए। कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। परावर्तन और जो प्रतिबिंब बनाएंगे आप, परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें कम से कम कितनी किरणों की आपकी आवश्यकता होगी? दो किरणों की आवश्यकता होगी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए इसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार। वस्तु पर प्रकाश टकराने की असंख्य किरणें परावर्तित होती है। एक वस्तु से बहुत चारों दिशाओं में असंख्य किरणें निकलती है, लेकिन वस्तु के प्रतिबिंब का एहसास करने के लिए कम से कम हम क्या करेंगे? दो ही किरणें को लेंगे। आगे देखिए, समस्त किरणें भी प्रतिबिंब से होकर जाती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे मिरर इमेज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब थोड़ा सा देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ये हमारा दर्पण हो गया है ना, ये दर्पण हो गया। ये जो AB जो दिख रही है ये आपकी वस्तु हो गई, और एक जो इमेज चल के आ रही है, क्या चल के आ रही है? ये इमेज जो चल के, एक जो रे चल के आ रही है, इमेज नहीं यहाँ पर रे, जो एक किरण चल के आ रही है, परावर्तन के पश्चात क्या है? F से होकर यहाँ से वापस जा रही है। ठीक है, और दूसरी जो किरण है वो C से होकर जा रही है, और परावर्तन के पश्चात क्या है? वो C में ही क्या है? वापस लौट जा रही, इधर से आ रही है और इधर ही क्या हो रही है? वापस लौट जा रही। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, ये जो पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ये जो A' और B' क्या है? यहाँ पे क्या है? इसका इमेज बनता है। तो जब किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती हैं,
परावर्तन के पश्चात ये आपस में जहाँ पर मिलती हुई हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये देखो, ये एग्जाम में आ सकता है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये सदैव उल्टा तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, ये हमेशा उल्टा होगा और क्या होगा, आपको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रतिबिंब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, किसी वस्तु से चल के आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में प्रतिबिंब बिंदु से होकर नहीं जाती हैं, वरन पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिन बिंदुओं पर मिलती हैं अर्थात वहीं क्या प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिंदु वो रखी हुई है, मतलब कोई वस्तु रखी हुई है और वस्तु से चल करके किरणें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से किरणें आई और ये परावर्तन पश्चात एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई, यहाँ से 2 किरणें आई थी, ठीक है। तो ये तो आपस में जाने के बाद कहीं दूर पे नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये फैल रही हैं। तो अगर हमको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि किरणें कहाँ से आ रही हैं, किरणें यहाँ से आ रही हैं, निकल रही हैं और ये फैल रही हैं। तो जहाँ पर ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, यह सदैव सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारे घर में जो मिरर होते हैं, समतल दर्पण जो होता है, तो उसमें याद रखिए समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा जो प्रतिबिंब जो हम देखते हैं अपना फेस, वो किस प्रकार का होता है, आभासी होता है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है और सीधा दिखते हैं हम लोग, जैसा हमारा आँख कान नाक है उसी प्रकार के हमको शीशे में भी उसी प्रकार का दिखता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो इसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यह सदैव उल्टा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि सदैव सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के बारे में मैं और आगे भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो पे। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वस्तु में असंख्य कण होते हैं, किसी भी वस्तु में क्या असंख्य कण से बनकर एक वस्तु बनती है और प्रत्येक कण का प्रतिबिंब प्रत्येक का प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न हो सकता है। दूसरा देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैसे व्यक्ति की हाइट 6 फुट है तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो व्यक्ति की हाइट का आधा क्या होना चाहिए, आपका दर्पण की भी हाइट होनी चाहिए। देखो, समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना आवश्यक है। ये लाइन बिल्कुल याद करके रखिए आप, है ना। आगे देखते हैं थोड़ा समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 पॉइंट इसका आपको दे दिया जाएगा और चौथा पॉइंट क्या है, इसमें से एक दे दिया जाएगा और गलत पहचानने के लिए इनमें से कौन सा नहीं आपको आ सकता है। अभी मैंने वो पॉइंट आपको बताए। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दूसरा देखिए, प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी रियल में वहाँ से आ नहीं रही होती हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में आती हैं। देखो मैंने अभी को बताया ना, क्या बताया, देखो ये जो आभासी प्रतिबिंब किरणें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ से आ रही हैं क्या, नहीं आ रही हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं किरणें, लेकिन यहाँ से आ नहीं रही हैं। वास्तव में किरणें कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट इसमें मैं बताता हूँ आपको, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी हो गए हैं। अब जो हमारा सिलेबस का अगला टॉपिक था वो था समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की रचना कहा गया था आपको। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए हम ये बहुत जो 4-5 मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा है ये टॉपिक का नाम, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना करना। समतल दर्पण के द्वारा क्या है, प्रतिबिंब की रचना करना। तो इसमें जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट देखिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव सीधा
आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? जो हमारे घरों पे होता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब हम फेस देखते हैं तो हम सीधा दिखाई देते हैं, हम उल्टा चमगादड़ के जैसे तो लटका दिखाई देते नहीं है, दर्पण पे सीधा दिखते हैं, ठीक है, तो सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा मतलब ऐसा फील होता है कि हमारा भी वहाँ पे प्रतिबिंब सामने कोई है, वहाँ रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और वस्तु के बराबर बनता है, जितनी हमारा वस्तु, जितना हम अपना फेस देखते हैं उतना ही बड़ा वहाँ पे सामने में भी फेस दिखाई देता है। तो क्या बनता है? प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। सेकंड देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो उसका राइट हैंड होता है, जो हमारा राइट होता है उसका लेफ्ट होता है, तो पार्श्व बदल जाते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर हम अपना दायां हाथ हिलाएंगे तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता प्रतीत होता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। अगर पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है आपको एग्जाम में आ गया, या लेटरल इन्वर्शन कहते हैं इस घटना को। तो मतलब पार्श्व बदल जाते हैं, दायां बायां हो जाता है और जो बायां होता है वो दायां हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ? समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहा जाता है इसमें। थर्ड पॉइंट देखिए, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। मतलब दर्पण से आप कितनी दूरी पर आप खड़े हैं उतनी ही दूरी पर क्या है? पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप दर्पण की ओर पास आते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे तरफ वस्तु भी पास आ रही है, ठीक है। आप पास हो जाओगे तो दर्पण में भी क्या ऐसा लगेगा कि आप भी, प्रतिबिंब भी क्या है, थोड़ा सा पास आ गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण क्या 2 थीटा कोण से घूम जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। अब दर्पण को थीटा डिग्री से मतलब 10 डिग्री भी घुमाते हैं तो आपका क्या होने वाला है? जो परावर्तित किरण है वो 20 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। मतलब 2 थीटा होता है। अगर 50 डिग्री आप दर्पण को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री जो होगी वो आपकी परावर्तित किरण घूम जाएगी। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, 5वां पॉइंट और लिख लीजिए मेरी तरफ से। वो पॉइंट ये है कि अगर आप दर्पण के तरफ वी चाल से चलते हुए जाते हैं तो दर्पण पे जो प्रतिबिंब होता है तो वहाँ पे 2v चाल से प्रतीत होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप दर्पण के तरफ v चाल से जा रहे हैं, दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसा प्रतीत होगा आपको कि आप दर्पण की तरफ क्या है? 2v चाल से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने कितने पॉइंट बताए आपको? समतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के लिए मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। आगे देखिए, गोली दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना हो गई है, गोली दर्पण की बात कर लेते हैं, स्फेरिकल मिरर की। किसी कांच के खोखले गोले को किसी भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो पॉलिश करने वाले तल से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। खोखला गोला आपको नहीं मिलेगा। आप जो चूड़ी होती है, ठीक है, बैंगल्स की बात करता हूँ, उसको अगर आप समझ लीजिए वो बड़ा सा गोला है, ठीक है। उसको अगर आप काट देंगे और पहले वाइट चूड़ी उसको रखिए अगर वो ट्रांसपेरेंट है, और उसके एक साइड आप पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? वो मिरर जैसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी चौड़ाई कम रहेगी, समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार क्या देखिए, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार गोली पृष्ठ को गोली परावर्तक पृष्ठ को गोली दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये क्या होते हैं? गोली दर्पण का ही एक टाइप है। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कि आपका बैंगल हो गया या कोई गोला का सतह हो गया, इसको बीच से आप क्या कर दीजिए? काट दीजिए। और अगर आप बाहर की तरफ ऐसे पॉलिश कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन, इसको काट के क्या करना है आपको? अलग कर देना है। ये जो पोर्शन बच गया यही क्या है आपका? अवतल दर्पण बनेगा। इसके तरफ बाहर तक की तरफ पॉलिश है। उसी प्रकार अगर ये गोला है, इसको आपने से काट के वाला पोर्शन इसका अलग कर दिया और इस पोर्शन के अंदर की तरफ आपने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो ये आपका क्या बनने वाला है? उत्तल। देखो इसके अंदर की तरफ पॉलिश है, ठीक है, और ये बाहर में क्या करेगा? परावर्तन करेगा। ऐसे जाएगा किरण और ऐसे लौटेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे लौटेगा। तो ये है आपका अवतल दर्पण। दिखा देता हूँ फिर से, ये क्या है आपका? अवतल दर्पण है। ये जो है आपका अवतल दर्पण और ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। आगे देखिए हम क्या करेंगे अब थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना क्या है आप प्रतिबिंब की रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, तो आप कैसे करेंगे रचना उसकी, है ना।
तो इसमें देखिए क्या करें, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की कुछ रचनाएं बताता हूँ मैं, कुछ पद एवं परिभाषाएं। तो पहला देखिए पोल, जब पोल की बात होगी तो ये जो आपका जो ये गोली पूरा ये क्या था आपका, ये गोला था, उसको यहाँ से आपने क्या कर दिया, काट दिया। ये वाला पोर्शन क्या है आपने अलग कर दिया, और ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये आपका क्या है, मिरर है ना। अब उसमें देखिए ये जो मिरर जो आपने बचा है इसका जो सेंटर पॉइंट हो गया मिरर का है ना, ये जो सेंटर पॉइंट हो गया यही क्या होता है आपका पोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल ध्रुव करते हैं। अब देखिए गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। इसे हम क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें वक्रता केंद्र, मतलब जो पहले गोला था उसका जो सेंटर रहेगा है ना, वक्रता केंद्र हम देखते हैं, ये जो पहले पूरा गोला था, ठीक है, इस गोले जब ये गोला था कटा हुआ नहीं था तो इसमें जो सेंटर पॉइंट था वही जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिरर का भी क्या होता है, सेंटर होता है, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब जो पहले भाग होता था, ठीक है, कटने से पहले, तो गोले का जो केंद्र होता था, जो अब कल्पनागत है, हमको गोला का केंद्र अब ज्ञात नहीं है लेकिन हम सेंटर क्या होता है मान लेते हैं, ये कल्पनागत होता है, को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष जो ध्रुव से लेकर के जो हम सेंटर को मिला देते हैं, ये जो लाइन होती है सेंटर वाली, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है, PCQ से है ना, PCQ से, ये जो है ये है P, ये है C और ये है Q, ये तीनों को मिला दिया जाएगा तो ये मुख्य अक्ष बन जाएगा। आगे देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, तो सेंटर से पोल तक की जो दूरी होती है, जो गोले का जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है हमारी, क्या होती है, मिरर की भी त्रिज्या होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो पुराना खोखला गोला की जो त्रिज्या होगी सेंटर से लेके यहाँ P तक की दूरी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट आपका बच गया, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के यहाँ अलग से डायग्राम बना हुआ है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष P और C को मैंने मिला दिया है, और ये क्या है आपका दर्पण है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो पैरेलल में जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, तो प्रकाश किरणें जो पैरेलल आती हैं तो वो यहाँ से क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर आएंगी, ये भी किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद क्या है, ये सभी एक ही पॉइंट पर जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जिस पॉइंट पे आगे मिलती हैं ये, ठीक है, मिलती हैं, या जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये मिलती हुई यहाँ परावर्तन हो जाएगा, इसका भी परावर्तन हो जाएगा, ये पीछे मिलाने पे यहाँ पे आएंगी और ये भी पीछे मिलाने पे यहाँ पे आएंगी। तो जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको F से डिनोट करते हैं। क्या बोला मैंने, मुख्य अक्ष के आने वाली सभी समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब आप चीज़ें समझ गए होंगे। एक फोकस दूरी भी देख लीजिए, फोकल लेंथ कहेंगे, जिसमें ये काम आएंगी। देखो आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो भी आपको फोकस दूरी या फोकल लेंथ लिख करके आएगा, तो आपके माइंड में क्या है, इमेज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, मैं आपको न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पास क्या है, जस्ट फॉर्म भरना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। तो जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे वो क्या है, एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ज़्यादा उन लोग के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि PSC मेंस का सिलेबस है और बहुत लोग क्या है मेंस की तैयारी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फोकल लेंथ देखते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है, जो PF जो निकाला, मतलब फोकस से P के जो बीच की दूरी होती है उसी हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ करते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, F से लेके P तक की दूरी, लेकिन जब रेडियस क्या होता है, रेडियस वो होता है C से लेके क्या होता है, P तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो होप सो ये क्या है, पूरी चीज़ें किससे रिलेटेड है, गोली दर्पण से रिलेटेड है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से रिलेटेड चीज़ें थी। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सभी मैंने आपको, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सभी मैंने आपको ही बताया। आगे देखिए फोकस तल दिखा हुआ, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी इसमें काम में नहीं आता है। आगे देखिए प्रतिबिंब की रचना हम करते हैं, प्रतिबिंब की रचना करना, प्रतिबिंब की रचना करते हैं। तो प्रतिबिंब की रचना में देखिए ये आपका सिलेबस में है, प्रतिबिंब की रचना या प्रतिबिंब की रचना के नियम,
इसमें 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वही काम आते हैं बार बार। तो प्रतिबिंब की रचना में देखिए पहला नियम तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक सिंपल सी चीज़ है, इसको देखिए ये क्या है, किरण के जो हमेशा बाएं तरफ से आपतित कराते हैं। मतलब जो भी आप लेंस लेंगे चाहे उत्तल हो या अवतल हो, तो किरण कहाँ से आती है, हमेशा बाएं साइड से होती है। ठीक है, इसमें भी जब इंसिडेंस होंगी तो क्या है, सब बाएं तरफ से इंसिडेंस होती हैं। तो पहला नियम है रचना करने का नियम कि जो भी अभी मैं को आपको बताया, ये जो लेंस होगा, जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आएंगी वो परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाके मिलेंगी, फोकस से ही जा कर के मिलती हैं। देखिए यहाँ पे किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, ये किरण आ रही है और उसके बाद ये किरण आ रही है, परावर्तन होने के बाद कहाँ पे मिल रहे हैं, फोकस पे मिल रहे हैं। इसमें देखिए उत्तल दर्पण में यहाँ से किरण आई और उसके बाद क्या है, ये सब परावर्तन हुआ। ठीक है, रे का परावर्तन हुआ, तो ये ऐसा माना जाता है कि निकल कहाँ से रही है, निकलती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, इसको पीछे मिलाने पर ये फोकस से होकर के ऐसा लग रहा है कि जो किरण, जो परावर्तित किरण है, कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। तो पहला नियम क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। ठीक है, थ्योरी मत पढ़िए, मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरी ये है कि जो सेंटर से होकर किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात वो क्या होता है, सेंटर से ही क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं। दूसरा थ्योरम देखिए, अगर कोई किरण ऐसे आ रही थी लेंस पर, यहाँ से टकराई है और परावर्तन के पश्चात क्या है, वो वापस लौट गई, आई थी और वापस चली गई। ये किरण ऐसे आई और परावर्तन हुआ तो वो इसी में क्या चली गई, वापस चली गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो भी किरण या जो भी रे सेंटर से होकर क्या करेगी, मिरर पे आएगी और वो परावर्तन के पश्चात सेंटर से क्या है, वापस जाएगी। ये दूसरा नियम है। ठीक है, किसका नियम पढ़ रहे हैं हम, ये देखिए प्रतिबिंब रचना के नियम, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इमेजेस। थर्ड नियम देखो, ये भी बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट नियम का क्या है, थर्ड नियम नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट नियम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जो है फोकस से होकर के जाएंगी। तो इस नियम का जस्ट उल्टा यहाँ पे हो गया है, किरण कहाँ से अगर फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर इंसिडेंस होगी, तो जो परावर्तन होगा तो कहाँ होगा, वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो नियम पढ़ा उसी का ये उल्टा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे किरण कहाँ से आ रही, फोकस के पास से आ रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब मुख्य अक्ष ये था आपका, उसके समानांतर गई है किरण, है ना। तो जो फर्स्ट जो नियम था उसका ये अपोजिट है। कौन सा नियम मैंने बताया आपको, थर्ड नियम। थर्ड नियम क्या है कि कोई किरण अगर फोकस से होकर इंसिडेंस होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ जो नियम है, फोर्थ नियम क्या कहता है, फोर्थ नियम ये कहता है कि अगर कोई भी किरण डायरेक्ट अगर पोल पे आती है ना, तो पोल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल आई की यहाँ बात हो रही है, उसी एंगल के साथ क्या है, वो मुख्य अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है उसी एंगल के साथ क्या है, वो वापस लौट। जो परावर्तन हम लोग देखें, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये उसी की बात हो रही है। मतलब ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे कोई किरण आ रही है, तो जो एंगल मुख्य अक्ष के साथ बनाती है, ये वाला एंगल, उसी एंगल के साथ क्या है, वो किरण वापस लौट जाएगी। ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। इन्हीं चारों नियम को लेकर के हम क्या करेंगे, उसकी प्रतिबिंब रचना का आगे का जो उसको करने वाले हैं। तो होप सो ये अभी हमने क्या किया है, आपको प्रतिबिंब रचना के नियम बताए हैं। इसके आगे भी मेरे पास PDF है, उसमें मैं आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना कराऊंगा। अभी हम लोगों ने 7 पेज तक देखा है, हमारे पास 19 पेज हैं इस PDF में पूरा। ये मैंने पूरे बुक का जो 10th की जो CG बोर्ड की बुक है उसका PDF बना के रखा हुआ है, और आगे की वीडियो में भी इसका थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं फॉरेस्ट के जो 16, 17 और 18 में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका PDF के साथ क्या करवाने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ भी रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट पेपर एज वेल एज सेकंड पेपर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।